सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कंप्यूटर की जो है हमारी सीरीज चल रही है। ठीक है, कंप्यूटर की हमारी सीरीज चल रही है और कंप्यूटर का हमारा अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है? कंप्यूटर का हमारा जो है सेकंड चैप्टर चल रहा है और आज हम इसका जो है सेकंड पार्ट जो है डिस्कस करने वाले हैं। तीसरा पार्ट इसका कब आएगा? तीसरा पार्ट जो है संडे को आएगा और संडे को हम कंप्लीट सेकंड चैप्टर के जो है जितने भी एमसीक्यू बनेंगे वो सारे हम वहां पर डिस्कस कर लेंगे। और आज अभी जो हमारा सेकंड जो चैप्टर चला हुआ है ये कौन सा चला है? कंप्यूटर का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर जो है हमारा चला हुआ है। इससे पहले जो हमारा चैप्टर हुआ था, चैप्टर नंबर 1, वो हमने कंप्यूटर का सामान्य परिचय देखा था। ठीक है, हमारा जो है विजन है 2026 में हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन लेना या फिर एचएसएससी की 2026 की जितनी भी वैकेंसी आएंगी उनमें जो है अपनी एक सीट पक्का करना। और इसके लिए बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव जो है मैंने यहाँ पर शुरू किया हुआ है। ठीक है, फ्री इनिशिएटिव शुरू किया गया है और इसको आप ज्वाइन करके जो है बिल्कुल फ्री में अपनी तैयारी को और जो है तेज जो है और बेहतरीन जो है बना सकते हैं। बिल्कुल शुरुआत से कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं और व्यवस्थित यानी कि सीक्वेंस तरीके से हर चीज जो है आगे बढ़ रही है। तो आप भी अपनी तैयारी को और बेहतर जो है हमारे साथ आकर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बता देता हूं आज क्या तारीख है। 9 जनवरी है और अभी जो है कुछ देर पहले जो है एचएसएससी जो चेयरमैन है हिम्मत सिंह, उन्होंने जो है लाइव आकर थोड़ा सा बताया है भर्तियों के बारे में, एग्जाम कैलेंडर के बारे में, हरियाणा पुलिस की जो वैकेंसी आई है 5500, इसके बारे में बताया कि वैकेंसी बढ़ेंगी या फिर नहीं बढ़ेंगी। आई होप आपको पता चल गया होगा क्योंकि यूट्यूब के बहुत सारे जो होते हैं ना वो इन्हीं वीडियो का जो है वेट करते रहते हैं। तो आपको पता भी चल गया होगा। फिर भी अगर मुझे टाइम मिला ना, थोड़ा सा टाइम मिला तो 3 से 4 मिनट की एक मैं वीडियो बना दूंगा शाम के टाइम, जिससे आपको जो है सारी जानकारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा सेकंड पार्ट जो है स्टार्ट कर लेते हैं। और सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं इस सेकंड चैप्टर के जो है फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने किया था, थोड़ा सा रिकैप आपका करवा देता हूं जिससे आपको पता लग जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में हमने जो है क्या क्या था, प्राचीन काल के कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, प्राचीन काल के कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने जो है फर्स्ट टू फिफ्थ जनरेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, फर्स्ट टू फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था। आज हम इसी क्लास से जो है आगे पढ़ेंगे, यानी कि जो हमने फर्स्ट टू फिफ्थ जनरेशन देखी थी ना उसका जो है पैराग्राफ वाइज देखा था। अब मैं यहां पर उन सभी 1 से लेके 5 जनरेशन की जितनी भी मुख्य विशेषताएं थी ना वो टेबल के माध्यम से बताऊंगा, क्योंकि टेबल से जो चीजें हैं वो जल्दी याद रह जाती है। और विशेषताएं क्यों याद रखनी है, यहां पर क्यों दोबारा मैं बता रहा हूं, क्योंकि विशेषताओं से डायरेक्ट क्वेश्चन एचएसएससी एग्जामिनर जो है पूछता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? प्रथम पीढ़ी लिखा गया है और यहाँ पे क्या लिखी गई है? विशेषताएं लिखी गई। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती थी, आइए देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो है निर्वात ट्यूब का उपयोग किया जाता था। और आप सभी जानते हैं तो पहले पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है क्या प्रयोग किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब का जो है प्रयोग किया जाता था, यानी कि बल्बों का जो है प्रयोग किया जाता था इलेक्ट्रिक सिटी में। ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया? सेकंड पॉइंट में बोला गया प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का जो है उपयोग किया जाता था। ठीक है, प्राइमरी जो इंटरनल स्टोरेज होता था ना, स्टोरेज करने के लिए, डेटा को इंटरनल स्टोरेज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो मैग्नेटिक ड्रम का जो है प्रयोग किया जाता था। थर्ड पॉइंट में देखिए सीमित मुख्य भंडारण क्षमता, ये जो स्टोर करने की क्षमता होती थी ना वो अनलिमिटेड नहीं होती थी, लिमिटेड जो है स्टोरेज होता था मेरे भाई। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में देखें तो फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा गया है? मंद गति के इनपुट आउटपुट होते थे। तो इसका क्या मतलब है? मंद गति के इनपुट आउटपुट का मतलब है कंप्यूटर को जो निर्देश देने यानी कि इनपुट देने और परिणाम प्राप्त करने यानी कि आउटपुट की जो रफ्तार होती थी वो बहुत धीमी होती थी। डोंट वरी, एवरीथिंग चीज जो है यहाँ पर बिल्कुल आसान भाषा में लिखी गई है और जो भी चीज डिफिकल्ट थी ना, अब यहां पे जो आप बुक में देखेंगे ना सिर्फ आपको यही लाइन देखने को मिलेगी। क्या देखने को लाइन मिलेगी? मंद गति के इनपुट और आउटपुट। ठीक है, ये चीज मैंने इसके अंदर ऐड की है। कंप्यूटर को निर्देश देने यानी कि इनपुट और जो उससे जो है आउटपुट प्राप्त होता है उसकी रफ्तार जो है बहुत धीमी होती थी, ताकि हर चीज आपको अच्छे से समझ आ सके मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं फिफ्थ पॉइंट में। क्या बोला गया? फिफ्थ पॉइंट में बोला गया निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं होती थी, जैसे कि मशीन भाषा एवं असेंबली भाषा का जो है इसके अंदर फर्स्ट पीढ़ी जनरेशन में जो है
इस्तेमाल होता था। ठीक है, 6 पॉइंट की बात करूँ तो मशीन का बहुत ज़्यादा गर्म हो जाना और उसे ठंडा रखने में मुश्किल आना। ठीक है, तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते थे वो जो है बहुत जल्दी तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते थे और उनको ठंडा करने में जो है बहुत जो है मुश्किल आती थी मेरे भाई। ठीक है, और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल आपको जरूर याद रखने हैं। डेफिनेटली डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, 4 ऑप्शन आपको दे देगा और क्वेश्चन में पूछेगा बताइए निम्नलिखित में से जो है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कौन से नहीं है या फिर कौन से है मेरे भाई। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर IBM 605 और यूनिवैक ये दोनों ही जो है फर्स्ट जनरेशन के जो है कंप्यूटर होते थे मेरे भाई। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन की विशेषताएं हमने देख ली है, अब हम चलते हैं सेकंड जनरेशन की जो है विशेषताएं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नोट भी दिया गया है, इसको भी देख लेना मेरे भाई। ठीक है, यूनिवैक के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, तो इसको अच्छे से याद रखना। यह दुनिया का पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसे व्यापारिक कामों के लिए बनाया गया था। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंफॉर्मेशन मैंने खुद ऐड की है, आपके लिए जो है मेहनत की है ताकि कोई भी चीज़ आप स्किप ना हो सके। हर चीज़ आपको पढ़ के जानी है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। 10 आउट ऑफ 10 हमें जो है कंप्यूटर में लेके आने मेरे भाई। ठीक है, ऐसे ही नहीं आते 10 आउट ऑफ 10, हर चीज़ पढ़नी पड़ती है, हर चीज़ देनी पड़ती है मेरे भाई। ठीक है, तब जाके जो है 10 आउट ऑफ 10 आती है मेरे भाई। ठीक है, यूनिवैक के बारे में बात हो गई, अब बात कर लेते हैं IBM 650 के बारे में। रोचक तथ्य क्या है, तो उस समय का सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर था IBM 650 फर्स्ट जनरेशन की ये बात कर रहे हैं, जिसे लोग मैग्नेटिक ड्रम या फिर कैलकुलेटर भी जो है कहते थे। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर होगी होंगी फर्स्ट जनरेशन के बारे में। अब चलते हैं द्वितीय पीढ़ी यानी कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में। फर्स्ट पॉइंट देखें तो इस पीढ़ी में बड़े कांच के बल्बों को हटाकर, अभी ऊपर जनरेशन फर्स्ट जनरेशन में देखा ना कि भाई क्या होते थे, बल्बों का प्रयोग किया जाता था, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में जो है बल्बों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अब इस पीढ़ी में यानी कि दूसरी पीढ़ी में बड़े कांच के बल्बों को हटाकर ट्रांजिस्टर का जो है इस्तेमाल शुरू हुआ, जो आकार में बहुत छोटे और बहुत तेज होते थे मेरे भाई। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में चुंबकीय कोर यानी कि मैग्नेटिक कोर का जो है उपयोग शुरू हुआ। फर्स्ट पीढ़ी में किसका 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 उपयोग होता था प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के लिए, तो वहां पर किसका होता था, मैग्नेटिक ड्रम का जो है वहां पर उपयोग होता था, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है मैग्नेटिक कोर का उपयोग होने लगा। तीसरे पॉइंट में देखें तो मुख्य भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई, यानी कि जो मेन स्टोरेज था ना उसका जो है इंक्रीमेंट हो गया था। फोर्थ पॉइंट की देखें तो तीव्र इनपुट आउटपुट यानी कि इनपुट देना और जो है आउटपुट प्राप्त कराना, यानी कि इंस्ट्रक्शन देना और आउटपुट यानी कि रिजल्ट प्राप्त करने में जो है ये तेजी आ गई थी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट की बात करूं तो उच्च स्तरीय भाषा का उपयोग होता था, कोबोल और फोर्ट्रॉन। अब कोबोल और फोर्ट्रॉन के बारे में इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए। कोबोल कौन सी भाषा थी, तो यह व्यापार यानी कि बिजनेस के कामों के लिए थी। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है बताइए निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है व्यापार बिजनेस के कामों के लिए बनाई गई थी, तो कोबोल भाषा को जो है बिजनेस के लिए बनाया गया था, जैसे बैंक का हिसाब किताब रखना मेरे भाई। ठीक है, और फोर्ट्रॉन लैंग्वेज के बारे में क्या जानेंगे, यह विज्ञान और गणित मैथ के कठिन सवालों को हल करने के लिए बनाई गई थी मेरे भाई। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं, आगे यहां पे देखते हैं 6 पॉइंट में क्या लिखा गया, आकार और ताप में कमी आई, मतलब जो इसका साइज था उसमें भी कमी आई, और जो ताप यानी कि हीट होते थे, गर्म होते थे, उसके अंदर भी जो है कमी आई। 7th पॉइंट में लिखा गया तीव्र थे, तेज थे और विश्वसनीय बन गए थे। ठीक है, 8th पॉइंट की बात करें तो बैच ओरिएंटेड उपयोग। ठीक है, तो ये जो कौन सी पीढ़ी चल रही है, ये द्वितीय पीढ़ी चल रही है ना, हाँ, द्वितीय पीढ़ी के अंदर जो है किसका उपयोग होता था, बैच ओरिएंटेड उपयोग होता था। अब ये बैच ओरिएंटेड उपयोग क्या होता है, इसका मतलब है बहुत सारे कामों को एक साथ इकट्ठा करके एक ग्रुप में पूरा करना। जैसे स्कूल में सभी बच्चों की कॉपियों एक साथ चेक करती है ना मैडम, आपका जो टीचर होता है वो एक साथ सभी कॉपियां चेक करता है ना, उसको क्या बोलते हैं, बैच ओरिएंटेड जो है उपयोग बोलते हैं। ये सारा यकीन मानिए बहुत मेहनत लगी है इस PDF को बनाने में, नीचे पिक्स भी आपको दिखाने वाला हूं, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला। ठीक है ना, सब कुछ आपको यहां पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूं, यकीन मानिएगा ऐसा कंटेंट आपको पेड में भी नहीं मिलेगा मेरे भाई। हर चीज आपको बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में बता रहा हूं। बैच ओरिएंटेड उपयोग ये मैंने खुद से लिखा है, इसका मतलब बहुत सारे कामों को एक साथ इकट्ठा करके एक ग्रुप में पूरा करना, इसको बैच ओरिएंटेड काम बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, समझ गए। अब आगे से बैच ओरिएंटेड उपयोग शब्द आएगा ना तो आपके दिमाग में एक अलग सी छवि बन जाएगी, जैसे कि टीचर भाई एक साथ कॉपी चेक करेगा ना, इसको बोलते हैं बैच ओरिएंटेड उपयोग बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है।
आगे चलते हैं, बिलिंग, सामान के पैसे का हिसाब और रसीद बनाना। इसके बाद जो है पैरोल, पैरोल ये पैरोल पैरेलल नहीं है, ये पैरोल ही है मेरे भाई, ठीक है। पैरोल ये द्वितीय पीढ़ी के जो है विशेषताएं चल रही है, ठीक है। तो पैरोल क्या होती है, पैरोल प्रोसेसिंग होती है ऑफिस के कर्मचारियों की सैलरी का हिसाब रखना, ठीक है, इसको पैरोल बोलते हैं, पेरोल बोलते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री फाइल का अपडेशन क्या होता है, गोदाम में कितना सामान आया और कितना बिका उसका रिकॉर्ड रखना, ये इन्वेंट्री फाइल का अपडेशन होता है। द्वितीय जनरेशन के कंप्यूटर थे ना, उनकी विशेषता यहां पर चल रही है मेरे बट। उदाहरण की बात करूं तो IBM 1401, हनीवेल 200 और CDC 1604 ये मुख्य कंप्यूटर होते थे कंप्यूटर जनरेशन सेकंड के मेरे भाई, ठीक है। IBM 1401 के बारे में क्या लिखा गया है, यह अपने समय का सबसे सफल कंप्यूटर था। इसे कंप्यूटर जगत का फोर्ड मॉडल T कहा जा सकता है क्योंकि इसने ऑफिसों में कंप्यूटर को आम बना दिया था, ठीक है। ऑफिसों में जो है कंप्यूटर का नॉर्मल यूज होने लगा था मेरे भाई, ठीक है। हनीवेल 200 की बात करूं तो हनीवेल 200 इसे विशेष रूप से IBM के मुकाबले व्यापारिक यानी कि बिजनेस को और कामों को और तेज करने के लिए जो है बनाया गया था। CDC 1604 की बात करूं तो यह उस समय का सबसे शक्तिशाली वैज्ञानिक कंप्यूटर था जिसे महान इंजीनियर सेमोर क्रे ने जो है डिजाइन किया था, ठीक है। 1976 में आगे जाके हम देखेंगे, 1976 में क्रे 1 नाम का जो सुपर कंप्यूटर बनाया था ना, सबसे सफल कंप्यूटर माना जाता है। उससे पहले CDC 6600 बनाया था। ये विश्व की बात हो रही है सुपर कंप्यूटर की। डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है, हर चीज नीचे लिखी गई है, चित्र के माध्यम से सब कुछ बताने वाला हूं, तो पेशेंस रखना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी जाके आपका जो सक्सेस है ना मिशन, वो सक्सेस हो पाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी आपको MCQ लगाने की जरूरत नहीं है, अभी इनफ टाइम है, यकीन मानिएगा मार्च से पहले आपका एग्जाम नहीं होने वाला, कोई सा उठा लेना, ठीक है। ग्रुप डी का भी ले लेना मेरे भाई, ठीक है। मार्च से पहले फरवरी में नहीं एग्जाम होने वाला मेरे भाई आपका, ठीक है। तो अभी 2 महीने है, 50 दिन आपके पास है, आराम से बैठ के उसको पढ़ लो, और जब MCQ का टाइम आएगा ना तब MCQ लगाना। तब जब अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी ना तो MCQ यूं आपके जो है सोल्व होते चले जाएंगे। अब अगर आपने ये पता ही नहीं हनीवेल 200 इसे किसके लिए बनाया गया था, तो आप कैसे बता देंगे भाई 4 ऑप्शनों में से, तब तुक्का ही मारेंगे, तब आप क्या मारेंगे, तुक्का ही मारेंगे। तुक्के में कितने आपके सही हो जाएंगे मेरे भाई, समझ रहे बात को। तो अभी टाइम है, अच्छे से पढ़ लो मेरे भाई, वरना फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। यकीन मानिएगा वैकेंसी और बढ़ने वाली नहीं है, वैकेंसी जो आएंगी ना वो मोटी मोटी 2029 विधानसभा में आएंगी। अभी तो बस मोटा मोटा ये मान लो खाना पूर्ति वाला सिस्टम है, जो लग गया तो लग गया मेरे भाई। और इसको, इस चांस को भी इतनी आसानी से मत छोड़ो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके जो है ये जो अभी हुआ था ना CET 2025 में, इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन की वजह से काफ़ी अच्छे नंबर बढ़ रहे हैं। तो उनके लिए मैं बोल रहा हूं भाई, किस्मत ने अगर आपको चांस दिया है ना तो इसको वेस्ट मत जाने दो, अपनी ऊर्जा सही काम में लगा दो मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर की विशेषताएं देख लेते हैं। तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर में जो है इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग होने लगा था, यानी कि IC चिप्स का जो है उपयोग होने लगा था। पहली जनरेशन में किसका उपयोग होता था, वैक्यूम ट्यूब्स का होता था। दूसरी जनरेशन में किसका उपयोग होता था, ट्रांजिस्टर का होता था। तीसरी चिप्स में किसका होने लगा, तीसरी जनरेशन में जो है IC चिप्स का उपयोग होने लगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट मुख्य भंडारण के रूप में जो है उपयोग होते थे, ठीक है। मतलब जो स्टोरेज करने के लिए तृतीय जनरेशन में, मतलब तीसरी जनरेशन कंप्यूटर में जो है स्टोरेज करने के लिए किसका उपयोग होता था, तो ये जो है SSI और MSI का जो है उपयोग होता था। इनकी डेफिनेशन जरूर याद रखना, SSI मतलब स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और MSI का मतलब मीडियम स्केल इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। अब कंप्यूटर का उपयोग करना बहुत आसान और आरामदायक हो गया था। फोर्थ पॉइंट में लिखा गया उच्च स्तरीय भाषा का उपयोग बड़े पैमाने पर होने लगा था मेरे भाई, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट पर चलते हैं, रिमोट प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये इनका यूज होता था। यहाँ पे देखो मैंने रिमोट प्रोसेसिंग के बारे में लिख दिया ताकि आपको पता चले रिमोट प्रोसेसिंग होता क्या है और क्या काम आता था। कंप्यूटर कहीं और रखा है और आप उसे दूर बैठकर जैसे इंटरनेट के जरिए चला रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिमोट प्रोसेसिंग बोलते हैं। रिमोट प्रोसेसिंग का एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। अभी जैसे कोविड आया था, कोविड लग गया था ना, सारे जो है घर में कैद हो गए थे, लेकिन काम तो तभी भी होता था ना। उसको क्या बोलते हैं, उसको रिमोट प्रोसेसिंग बोलते हैं, ठीक है। वर्तमान में भी आजकल रिमोट प्रोसेसिंग का मतलब यही होता है कि भाई आपका जो मेन कंप्यूटर है ना वो तो ऑफिस में ही है, लेकिन रिमोट प्रोसेसिंग के जरिए जो है आप घर से बैठ के भी जो है काम कर सकते हैं मेरे भाई। समझ गए सारी चीज। आइए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं टाइम शेयरिंग के बारे में। तो टाइम शेयरिंग क्या होता है, एक ही मुख्य कंप्यूटर को एक ही समय में बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और कंप्यूटर सबको थोड़ा थोड़ा समय दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको टाइम शेयरिंग बोलते हैं। समझ रहे बात, मतलब एक ही कंप्यूटर पे जो है, एक ही मुख्य कंप्यूटर को एक ही समय में बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ठीक है, और वो कंप्यूटर जो है थोड़ा थोड़ा समय सबको दे रहा है, इसको टाइम शेयरिंग बोलते हैं भाई, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर एक ही समय में एक से ज्यादा काम, जैसे कि गाना सुनना, आपका PC क्या है, जो
जो पर्सनल कंप्यूटर आपका घर में है ना पीसी, वो क्या है, वो मल्टी प्रोग्रामिंग है, यानी कि एक साथ आप जो है कोई काम कर सकते हैं। जैसे गाना सुनना हो गया, आप साथ में टाइपिंग भी कर सकते हैं, आप साथ में मूवी भी देख सकते हैं, आप साथ में कोई वर्ड फाइल भी बना सकते हैं। ये जो है मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया मेरे भाई। समझ गए सारी चीजें? आई होप यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 पॉइंट की बात करूं तो इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध हो गए थे। मतलब कि ये क्या कह रहा है, इनपुट और आउटपुट, जो इनपुट आप देते हो, इंफॉर्मेशन देते हो, और आउटपुट जो होता है उसको नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करने के लिए अलग से सॉफ्टवेयर जो है बनने स्टार्ट हो गए थे मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। 7वें पॉइंट में क्या बोला गया, उपयोग। कहां कहां उपयोग होता है इसका, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, यानी कि जो है एयरलाइन जो टिकट रिजर्वेशन होता है वहां पे यूज होता है। क्रेडिट कार्ड बिलिंग में इसका यूज होता है। मार्केट फोरकास्टिंग में जो है इसका उपयोग होता है। यहां पे देख लेना, रिजर्वेशन, एयरलाइन रिजर्वेशन यानी कि हवाई जहाज की टिकट बुक कराने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल बच्चों को। ठीक है, और आगे क्या लिखा गया, क्रेडिट कार्ड बिलिंग यानी कि बैंक के लेन देन और कार्ड से खरीदारी का हिसाब रखना। ठीक है, और मार्केट फोरकास्टिंग का मतलब भविष्य में बाजार में क्या बिकेगा या क्या होगा इसका अंदाजा जो है, अनुमान लगाना। ये सारे जो है काम होते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब उदाहरण की बात करो तो पॉइंट नंबर 8 में क्या लिखा गया, उदाहरण क्या था, IBM सिस्टम 360, NCR 395 और बोरोग B 6500। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने इनके बारे में भी लिख दिया। IBM सिस्टम 360 क्या है, यह इस पीढ़ी का सुपर कंप्यूटर था, सुपरस्टार था। ठीक है, इसे 360 इसलिए कहा गया क्योंकि यह 360 डिग्री सभी दिशाओं में यानी व्यापार और विज्ञान दोनों के काम आता था। IBM 360 लेगेसी। ठीक है, इसके बाद NCR 395 की बात, यह डेटा प्रोसेसिंग के लिए मशहूर था। ठीक है, और बोरोग B 6500 यह बहुत उन्नत सॉफ्टवेयर चलाने के लिए जो है जाना जाता था मेरे भाई। ठीक है, हर चीज़ मैंने बिल्कुल आसान भाषा में लिख दी है, हर चीज़ आसान भाषा में बोल रहा हूँ। और इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाए ना तो इस PDF को डाउनलोड करके 2-3 बार अपनी आंखों के आगे से निकाल लेना, हर चीज़ आपको अच्छे से समझ आ जाएगी मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे क्या लिखा गया है, चौथी पीढ़ी की विशेषताएं देख लेते हैं, 4th जनरेशन कंप्यूटर की विशेषताएं। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया है, VLSI और तथा ULSI जो है इसका उपयोग होता था 4th जनरेशन में। इनकी फुल फॉर्म जरूरी याद का, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और जो ULSI है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का जो है उपयोग होता था। सेकंड पॉइंट में बात करें तो डेटा को स्टोर करने के लिए बहुत तेज और बड़ी मेमोरी जैसे कि हार्ड डिस्क और रेड का इस्तेमाल होता था। रेड, ये रेड ही शब्द है, डोंट वरी, घबराना मत क्या पता मैंने गलत लिख दिया हो, ऐसा नहीं है, रेड ही शब्द है। ठीक है, डेटा को स्टोर करने के लिए और बहुत तेज और बड़ी मेमोरी के लिए किसका यूज होता था, हार्ड डिस्क का और रेड का यूज होता था। अब क्या है ये दोनों टर्म देख लेते हैं, इसका पूरा नाम, यानी कि रेड के बारे में बता रहा है, यहां पे लिख देता हूं रेड। ठीक है, RAID। ठीक है, रेड की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, रेड्यूडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म रेड टेक्नोलॉजी गाइड। ठीक है, रेड क्या है, बहुत सारी हार्ड डिस्क को एक साथ जोड़कर एक बड़ा और सुरक्षित स्टोरेज बनाना। क्यों बनाना, फायदा क्या होता था, अगर एक हार्ड डिस्क खराब भी हो जाए ना तो भी आपका डेटा सुरक्षित रहता था और कंप्यूटर जो है चलता रहता था। ये मतलब होता था रेड का। ठीक है, रेड टेक्नोलॉजी का, रेड हार्ड डिस्क का मेरे भाई। ठीक है, समझ गए यहां तक, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 में क्या बोला गया, मिनी कंप्यूटर के उपयोग में जो है वृद्धि हो गई थी। 4th पॉइंट में क्या बोला गया, माइक्रो प्रोसेसर और मिनी कंप्यूटर का जो है आरंभ हो गया था मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। एक छोटी सी चिप में पूरा कंप्यूटर समा गया था। माइक्रो प्रोसेसर का क्या मतलब था, मतलब एक छोटी सी चिप। अब वर्तमान में भी माइक्रो प्रोसेसर आता है ना आपके CPU के अंदर, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो एक छोटी सी चिप होती है, और उस छोटी सी चिप में जो है पूरा कंप्यूटर आ जाता है मेरे भाई। जो भी कंप्यूटर काम करता है ना उस चिप में सारे कंट्रोल जो है लगे होते हैं मेरे भाई। ठीक है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा गया। इसे कंप्यूटर इतने छोटे हो गए कि मिनी कंप्यूटर, छोटे कंप्यूटर हर जगह इस्तेमाल होने लगे, घरों में, ऑफिस में, स्कूल में, सब जगह जो है ये इस्तेमाल होने लगे। इतने सस्ते और जो है इतने छोटे हो गए थे। 5th पॉइंट की बात करूं तो उपयोग, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में इसका उपयोग होता है, व्यावसायिक उत्पादन में जो है इसका उपयोग होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जैसे कि आजकल वर्तमान में भी तो करते हो आप, ऑनलाइन पेमेंट करते हो ना, वही जो है यहाँ पर बता रहा है। ये देखो, कंप्यूटर का उपयोग अब बैंक से ऑनलाइन पैसे भेजने और बड़ी मात्रा में सामान बनाने के लिए जो है होने लगा मेरे भाई। ठीक है, उदाहरण की बात करूं तो उदाहरण IBM PC XT और एप्पल सेकंड। IBM PC XT के बारे में क्या बताया गया है, यह IBM कंपनी का पहला पर्सनल कंप्यूटर था जिसने बाजार में जो है क्रांति ला दी थी। एप्पल सेकंड की बात करूं तो यह बच्चों और स्कूलों के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ क्योंकि इसमें रंगीन स्क्रीन थी और इसे चलाना बहुत ही
आसान था मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब चलते हैं पांचवी पीढ़ी और अंतिम पीढ़ी की विशेषताओं पर। फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो डेटा को स्टोर करने के लिए और भी उन्नत सीडी की मतलब क्या फुल फॉर्म होगी, कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगी। डीवीडी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, डीवीडी की हो जाएगी डिजिटल वर्साइल डिस्क हो जाएगी, ठीक है। और ब्लू रे डिस्क अब तो ये खत्म हो गया, अब तो सीडी डीवीडी का कोई इस्तेमाल नहीं करता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। जिनमें लेजर किरणों की मदद से जो है जानकारी पढ़ी और लिखी जाती थी। डायरेक्ट आपको या क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए सीडी डीवीडी और ब्लू डिस्क के अंदर जो है किसकी किसकी मदद से जो है जानकारी पढ़ी और लिखी जाती थी, तो आपको बताना पड़ेगा लेजर किरणों की जो है सहायता से ये काम होता था मेरे भाई, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड की बात करूं तो इंटरनेट, ईमेल तथा डब्ल्यू का विकास हो गया था। डब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का जो है इसके पांचवी पीढ़ी के अंदर विकास हो गया था। थर्ड पॉइंट की बात करूं तो आकार में बहुत छोटे हो गए थे, तीव्र हो गए थे, तेज हो गए थे और उपयोग में आसान, प्लग और प्ले हो गए थे मेरे भाई, ठीक है। फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो उपयोग कहां कहां होता था, इंटरनेट में, मल्टीमीडिया का उपयोग करने में जो है इसमें होता था, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट की बात करूं तो उदाहरण क्या क्या है, आईबीएम नोटबुक हो गया, पेंटियम पीसी हो गया, सुपर कंप्यूटर इत्यादि जो है हो जाएगा। आईबीएम नोटबुक की बात करूं तो यह आज के आधुनिक लैपटॉप का एक ही रूप है जिसे आप कहीं भी जो है लेके जा सकते हैं। आईबीएम नोटबुक यानी कि वर्तमान में जो लैपटॉप है ना, लैपटॉप को जो है बैटरी से चलता है, अब लैपटॉप को कहीं भी आप उठाकर लेके जा सकते हैं। पेंटियम पीसी की बात करूं तो यह वह कंप्यूटर है जो हमारे घरों और स्कूलों की मेज पर रखा होता है, ठीक है। आप स्कूल में आपका कंप्यूटर देखा होगा, आपने स्कूल में कंप्यूटर की एक क्लास होती थी, आपके घर में भी पीसी होगा, पर्सनल कंप्यूटर जिसको बोलते हैं, तो इसी को जो है पेंटियम पीसी बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सुपर कंप्यूटर के बारे में लिखा गया, ये वे विशाल कंप्यूटर है जो मौसम की भविष्यवाणी, ठीक है, और अंतरिक्ष के शोध में जो है काम आते हैं, सुपर कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। सुपर कंप्यूटर की भी पिक दिखाने वाला हूं, आपने देखा है कभी सुपर कंप्यूटर कैसा होता है भाई, एक छोटा सा सुपर कंप्यूटर नहीं होता। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, एक पूरे कमरे में आता है सुपर कंप्यूटर, ठीक है, इतना बड़ा जो है सुपर कंप्यूटर होता है, नीचे दिखाने वाला हूं, डोंट वरी, ठीक है। तो यहां तक हमने जो है फर्स्ट से लेके फिफ्थ जनरेशन की जो कंप्यूटर की जितनी भी इंपॉर्टेंट विशेषताएं थी ना वो सारी देख लिया, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, स्पेशल पर्पज और जर्नल पर्पज कंप्यूटर, ठीक है। 1 सेकेंड, आगे चलते हैं। अब कंप्यूटर जो है दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं भाई, एक तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, और दूसरे कौन से होते हैं, दूसरे जर्नल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बता देता हूं, स्पेशल पर्पस कौन कौन से होते हैं। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर वे होते हैं जो सिर्फ एक ही काम के लिए, किसी स्पेशल काम के लिए जो है वो काम आते हैं। जैसे कि क्या हो गया, जैसे कि भाई थर्मामीटर हो गया, डिजिटल थर्मामीटर हो गया, ठीक है, थर्मामीटर हो गया, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं, और जो है और कौन कौन से होते हैं, और भी बहुत कंप्यूटर होते हैं यार, यहाँ पे मैंने लिखा भी था, ठीक है। जैसे कि जो लाइट कंट्रोलिंग एरिया होता है ना, जैसे कि जो ट्रैफिक लाइट, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल, ठीक है। ये कंप्यूटर कैसे होते हैं, ये कंप्यूटर जो है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर होते हैं। बाकी जनरल पर्पज कंप्यूटर कौन से होते हैं, आपका लैपटॉप हो गया, आपका स्मार्टफोन हो गया, आपका पीसी हो गया, ये सारे कौन से होते हैं, आपका पॉमटॉप हो गया, आपका जो है जितने भी सारे बच गए, मिनी फ्रेम हो गया, मेन फ्रेम हो गया, ठीक है, ये सारे कंप्यूटर कौन से होते हैं, ये सारे जनरल पर्पज कंप्यूटर होते हैं। नीचे हम सारा देखने वाले हैं, आइए एक एक करके चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखा गया है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, तो चलिए आइए इसको देख लेते हैं। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का उपयोग किसी एक निश्चित और विशेष तरह के कठिनाई को दूर करने के लिए किया जाता है। किसी विशेष उपयोग के लिए ऐसे सिस्टम अत्यधिक प्रभावी होते हैं। उदाहरण के लिए स्वचालित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, अभी मैंने बताया ना ऑटोमेटिक स्वचालित ट्रैफिक सिस्टम, जैसे कि आप कहीं जाते हैं, वहां पर जो है बत्ती लगी होती है, चौक पर एक बत्ती लगी होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, एक तो रेड कलर की बत्ती होती है, एक येलो कलर की बत्ती होती है, और एक कौन सी होती है, एक ग्रीन कलर की बत्ती होती है। तो वो अपने आप चलती है ना, अपने आप रेड हो जाती है, फिर कुछ मिनट के बाद 30 सेकंड या फिर 1 मिनट के बाद येलो हो जाती है, फिर जो है ग्रीन हो जाती है। ये क्या ये कौन से कंप्यूटर करते हैं, ये स्पेशल पर्पस जो है कंप्यूटर, ये वो काम करते हैं, ठीक है, और किसी काम में इसको नहीं लिया जा सकता, ठीक है। तो स्वचालित कंट्रोल सिस्टम हो गया, ठीक है। स्वचालित एयरक्राफ्ट लैंडिंग होगी, जो जहाजों की लैंडिंग करवाई जाती है ना ऑटोमेटिक, वो भी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर से करवाई जाती है। डिजिटल थर्मामीटर सिस्टम हो गया, ठीक है, ये सारे जो है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। यहां पर मैंने लिखा, ये देखो पिक भी दे रखी है, ठीक है, थर्मामीटर की एक ही पिक दी है, बाकी सारी देता तो जो है पीडीएफ लंबी हो जाती, ठीक है। इससे आप समझ जाना, ये जो थर्मामीटर, जो ये डिजिटल कंप्यूटर आप इसको कह सकते हैं, ये सिर्फ इसी के काम आता है, ठीक है। ये थर्मामीटर किसी और काम आ सकता है, नहीं आ सकता ना, इसीलिए स्पेशल पर्पस जो है
कंप्यूटर होते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर। अब जनरल पर्पस कंप्यूटर देख लेते हैं। ये किसी विशेष कार्य के लिए निर्मित नहीं होते हैं, ठीक है। ये एक से अधिक कठिनाइयों को दूर करने में सक्षम होते हैं तथा इनमें थोड़ा बहुत प्रोग्राम या निर्देश में परिवर्तन कर भिन्न भिन्न कार्य संपादित किए जा सकते हैं। इनका उपयोग साधारण अकाउंटिंग से लेकर जटिल अनुरूपण तथा पूर्वानुमान में जो है होता है। उदाहरण के लिए डेस्कटॉप, आपके घर की जो मेज पर पड़ा है वो डेस्कटॉप, लैपटॉप जो आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट आज के समय का जो कि स्मार्टफोन, जो कि आपके हाथ में आप यूज भी करते हैं, जिससे शायद आप यूट्यूब की ये वीडियो भी देख रहे हो, ठीक है। ये सारे कौन से हैं? ये जर्नल पर्पज है, ठीक है। ये जर्नल पर्पज कंप्यूटर है मेरे भाई, ठीक है। ये जर्नल पर्पज कंप्यूटर हो जाएंगे। अब एक एक करके हम देखने वाले हैं, सारी चीजें मैं यहां पर बताने वाला हूं। ये देखो जर्नल पर्पज की कंप्यूटर की मैंने ये पिक भी दिखाई है। ये लैपटॉप हो गया, ठीक है, ये मॉनिटर हो गया सच्ची, ये लैपटॉप हो गया, ये टैब हो गया, और ये आपका स्मार्टफोन हो गया मेरे भाई। समझ गए? आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं। अब यहां पे क्या लिखा गया? कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण। अब क्लासिफिकेशन ऑन वर्किंग के सिस्टम के हम देखेंगे भाई, वर्किंग के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है कंप्यूटर्स को, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। डिजिटल कंप्यूटर की यहां पे बात की गई है। तो डिजिटल कंप्यूटर में आंकड़े यानी कि डाटा को इलेक्ट्रिक पल्स के रूप में जो है निरूपित किया जाता है, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे जो डाटा चलते हैं ना, निरूपित पल्स, ये पल्स होती है जिसकी गणना 0 या 1 से निरूपित की जाती है। इसका एक अच्छा उदाहरण है डिजिटल घड़ी, ठीक है। डिजिटल घड़ी, इनकी गति तीव्र होती है, तेज होती है तथा यह करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में द्विधारी पद्धति बाइनरी का जो है प्रयोग किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। डिजिटल घड़ी का जो है साइन यहां पे मैंने दे दिया है। ये आपकी स्टैटिक घड़ी है घर वाली, और ये आपकी जो है डिजिटल घड़ी हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। समझ गए सारी चीजें? ये पल्स के ऊपर जो है काम करता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एनालॉग कंप्यूटर के बारे में बताया भाई। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? ये कंप्यूटर गिनती नहीं करते, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है? काउंटिंग नहीं करता है, बल्कि क्या काम करते हैं? माप करते हैं, यानी कि मेजरमेंट करते हैं। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एनालॉग कंप्यूटर करता है? माप करता है, काउंटिंग करता है, दोनों करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं करता? तो आपको करना है, एनालॉग कंप्यूटर जो है सिर्फ मेजरमेंट करता है। ये लगातार बदलने वाली चीजों जैसे कि तापमान हो गया, दबाव हो गया, वोल्टेज को मापने के काम करते हैं, ठीक है। वोल्टमीटर और बैरोमीटर इत्यादि जो है एनालॉग यंत्र के जो है उदाहरण हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। बिल्कुल आसान भाषा में लिख रही है और बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, बोल रहा हूं। बस ये सुन भी लोगे ना तो भी चीजें आपके दिमाग में रह जाएंगी मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसका एनालॉग का नहीं है, कल चलिए कोई बात नहीं। हाइब्रिड कंप्यूटर देख लेते हैं भाई। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऑलराउंडर मशीन है, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? एक ऑलराउंडर मशीन है जिसमें एनालॉग मापने वाली और डिजिटल गिनने वाली। अभी हमने ऊपर क्या देखा था? एक अलग से देखा था, हमने क्या देखा था? डिजिटल वॉच देखी थी जो काउंटिंग करती है। उसके बाद हमने एनालॉग देखा जो सिर्फ काउंटिंग नहीं करती, काउंटिंग काम नहीं करती, सिर्फ क्या करती है? मेजरमेंट करती है, माप करती है। इसके बाद तीसरा नंबर किसका आया? हाइब्रिड कंप्यूटर का। अब हाइब्रिड कंप्यूटर क्या करता है? दोनों काम करता है, माप भी करता है, मेजरमेंट भी करता है, और काउंटिंग भी करता है, गिनती भी करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। दोनों कंप्यूटर की खूबियां होती हैं, यह डिजिटल तथा एनालॉग का मिश्रित रूप है। समझ गए? इसमें इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग रूप में ही होता है, परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होती है। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब आपने कोई इनपुट दिया, ठीक है, इनपुट दिया और आपको जो आउटपुट मिला, ये किस में मिलेगा? ये आपको इनपुट और आउटपुट जो है एनालॉग में ही मिलेगा, एनालॉग में ही मिलेगा। लेकिन जो इसका जो वो होगा ना, प्रोसेसिंग होगा, वो आपकी डिजिटल होगी, ठीक है। जो प्रोसेसिंग होगी ना, प्रोसेसिंग, वो डिजिटल होगी मेरे भाई, ठीक है, वो डिजिटल होगी। ये यहां पर कहने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर तथा डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर का जो है उपयोग होता है मेरे भाई, ठीक है। यहां पे मैंने ये जो है चीजें दे दी हैं, इसको आप देख लेना। ये हाइब्रिड का जो है एग्जाम्पल हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आकार के आधार पर वर्गीकरण। तो आकार के आधार पर वर्गीकरण देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ साइज। तो यहाँ पे क्या लिखा गया? मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो चलिए मेन फ्रेम कंप्यूटर को देख लेते हैं। मशीनों की विशेषता, बड़ी आंतरिक स्मृति संग्रहण क्षमता तथा सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल यंत्रों को वृहत रूप से जोड़ा जाना है, ठीक है। तो आकार मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? अब ये पेरिफेरल क्या है? पेरिफेरल जो अलग अलग, जैसे कि आप कोई कीबोर्ड अलग ले आए, जो है कीबोर्ड अलग ले आए, माउस अलग ले आए, उनमें क्या होता है? अलग से जो है कनेक्ट करने की जो है चीज होती है, ठीक है। वो डायरेक्ट लगाओगे, सीधा आपका जो है कनेक्ट हो जाएगा, चलना, काम करना शुरू कर देगा कीबोर्ड या फिर माउस। उसको पेरिफेरल जो है यंत्र बोला जाता है, ठीक है। इसके कार्य करने की क्षमता तथा गति तीव्र यानी कि तेज होती है। इन सिस्टम पर एक साथ एक से अधिक लोग जो है
विभिन्न कार्य कर सकते हैं। इसके लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है निर्माण बेल प्रयोगशाला में जो है किया गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेट करता है काम को, ठीक है। उपयोग कहाँ कहाँ उपयोग होता है? बैंकिंग में उपयोग होता है, अनुसंधान में उपयोग होता है, रक्षा में उपयोग होता है, अंतरिक्ष में उपयोग होता है, आदि चीजों में उपयोग होता है। उदाहरण के तौर पर बात करूं तो IBM 370, IBM S390 तथा यूनिवैक 1110 इत्यादि जो है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर के जो है एग्जाम्पल हो जाएंगे। नीचे पिक्चर भी दी होगी, ये देखो, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर की पिक्चर मेरे भाई, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की पिक है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, अब जो है मिनी कंप्यूटर को देख लेते हैं। मिनी कंप्यूटर में क्या बोला गया है? ये आकार में मेन फ्रेम से काफी छोटे होते थे। ये देख रहे हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर कितने बड़े होते थे, लग रहा है ना एक फ्रीज जैसा लग रहा है, तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर होते थे। उसके बाद मिनी कंप्यूटर आए। मिनी कंप्यूटर का साइज जो है मेन फ्रेम के कंपेरिजन में जो है छोटा हो गया। इसकी संग्रहण क्षमता और गति जो है तेज हो गई। इस पर एक साथ कई लोग जो है काम कर सकते हैं। 80 सुपर चिप का प्रयोग करने पर वह सुपर मिनी कंप्यूटर में जो है बदल जाता है। ये एक चिप का नाम है भाई, 80 जो है एक सुपर चिप है। इसका प्रयोग करने पर सुपर मिनी कंप्यूटर में जो है ये बदल जाता है मेरे भाई, ठीक है। मिनी कंप्यूटर का उपयोग कहां पर होता है? कंपनियों में मिनी कंप्यूटर का उपयोग होता है। यात्री आरक्षण में यानी कि रिजर्वेशन टिकटों में जो है इसका उपयोग होता है। अनुसंधान में जो है इसका उपयोग होता है। उदाहरण की बात करूं तो AS400, बुल, HN, DP X2, HP 9000 और RISC 6000, ठीक है। ये सारे कंप्यूटर जो है मिनी कंप्यूटर के उदाहरण हो जाएंगे। यहां पर जो है आप मिनी कंप्यूटर देख सकते हैं भाई, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आप मिनी कंप्यूटर देख सकते हैं। एक तो ये मिनी कंप्यूटर है और ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है। देखो कितना साइज में जो है यहाँ पर फर्क आ गया था मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के बारे में क्या बोला गया है? माइक्रो कंप्यूटर के बारे में बोला गया है माइक्रो कंप्यूटर में प्रोसेसर के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है। इसमें इनपुट के लिए कीबोर्ड तथा आउटपुट देखने के लिए जो है मॉनिटर का उपयोग होता है। इसकी क्षमता 1 लाख संक्रियाएं, संक्रिया का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन प्रति सेकंड होती है। यानी कि 1 लाख जो है 1 लाख ऑपरेशन जो है ये प्रति सेकंड जो है कर सकता है। माइक्रो कंप्यूटर की यहाँ पे बात कर रहा है। और माइक्रो कंप्यूटर में जो है इनपुट किससे देते हैं? इनपुट आप कीबोर्ड से देते हैं और आउटपुट जो है आपको देखने के लिए मॉनिटर का उपयोग करते हैं। आप जो है पर्सनल डेस्कटॉप अपना मान सकते हैं, ठीक है। ये माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है। उपयोग कहाँ कहाँ उपयोग होता है? व्यावसायिक तौर पर इसका उपयोग होता है, यानी कि बिजनेस में इसका उपयोग होता है। घरों में आप डेस्कटॉप मान लीजिएगा, घरों में यूज करते हो। मनोरंजन, मूवी देखने के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। चिकित्सा आदि के क्षेत्र में भी जो है इसका मेरे भाई उपयोग होता है, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे क्या रह गया? उदाहरण के तौर पे देख लो भाई, एप्पल मैक जो है, iMac हो गया, IBM हो गया, PS2 हो गया और IBM कॉम्पटेबल, ये कंप्यूटर जो है किसके उदाहरण हो जाएंगे? ये जो है मिनी कंप्यूटर के जो है माइक्रो कंप्यूटर के जो है ये उदाहरण हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर यानी कि PC जो आपके घर में लगा हुआ है, यह आकार में बहुत छोटे होते हैं। यह माइक्रो कंप्यूटर का ही एक मुख्य रूप है, ठीक है। इस पर एक समय एक ही प्रयोक्ता कार्य कर सकता है, यानी कि यूजर। अब जो आपके घर में PC रखा हुआ है उस पर तो आप सिंगल ही काम कर सकते हैं ना, एक बार में सिंगल ही बंदा काम कर सकता है। यानी जो आप काम करता है उसको क्या बोला जाता है? यूजर बोला जाता है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई कार्य कर सकता है। कई कार्य कैसे कर सकता है? अब जो है एक ही समय पर आप गाने भी सुन सकते हैं, मूवी भी चला सकते हैं, अपनी MS वर्ड की फाइल भी बना सकते हैं। इसको मल्टीटास्किंग जो है बोला जाता है। इसे इंटरनेट से भी जोड़ सकते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर जो है खेल के लिए निर्मित हुआ था मेरे भाई, ठीक है। उपयोग कहाँ कहाँ उपयोग होता है? घरों में उपयोग होता है, व्यावसायिक रूप से उपयोग होता है, मनोरंजन के लिए, आंकड़ों के संग्रहण इत्यादि में जो है इनका उपयोग होता है। उदाहरण की बात करूँ तो IBM हो गया, कॉम्पैक हो गया, लिनोवो हो गया, HP हो गया, ये आदि जो है पर्सनल कंप्यूटर के उदाहरण होते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं लैपटॉप के बारे में भी आप सभी जानते होंगे, यहाँ पे सारी चीजें लिखी गई है। यह PC की तरह ही कार्य करता है, परंतु आकार में PC से भी छोटा तथा कहीं भी ले जाने योग्य है। CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस तथा अन्य ड्राइव भी इसमें संयुक्त होते हैं। यह बैटरी से भी कार्य करता है, बैटरी से ही कार्य करता है, अतः कहीं भी इसको ले जाकर इसका उपयोग किया जा सकता है। वाईफाई और ब्लूटूथ की सहायता से इसे इंटरनेट का भी उपयोग किया जा सकता है मेरे भाई, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आपको पता है IBM का भी लैपटॉप आता है, कॉम्पैक्ट का भी लैपटॉप आता है, एप्पल का भी लैपटॉप आता है, लिनोवो का भी लैपटॉप आता है, सैमसंग का भी लैपटॉप आता है। बहुत सारी कंपनी आ गई है भाई वर्तमान में, ठीक है। इतनी कंपनी आ गई है, कुछ तो मुझे भी नहीं पता कौन कौन सी कंपनी का जो है लैपटॉप होते हैं मेरे भाई, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? आई होप यहाँ तक सारी चीजें
क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे पोमटॉप कंप्यूटर। ठीक है, पोमटॉप कंप्यूटर से मुझे एक याद आ रहा है, संडे को हमारी एक क्लास आएगी। क्या संडे को एक क्लास आएगी? संडे को हमारी एमसीक्यू क्लास आएगी चैप्टर नंबर 2 का, जो अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो है हम उसी में देख लेंगे। संडे को 7 PM पर जो है ये क्लास हमारी हर बार जो है 7 PM पर ही हमारी ये क्लास आती है कंप्यूटर वाली। ठीक है, 7 PM आएगी। इस पे मैंने ये सारे क्वेश्चन बनाए, तो याद आ रहा है एक पोमटॉप से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये अभी मैं बता रहा हूं, इसको याद रखना, क्योंकि वहां पर मैं आपसे पूछूंगा तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना पड़ेगा। यह आकार में बहुत ही छोटा कंप्यूटर है। ठीक है, पोमटॉप कंप्यूटर की बात कर रहा है। यह आकार में बहुत ही छोटा होता है, जिसे हथेली पर जो है रखकर उपयोग किया जा सकता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको पॉकेट कंप्यूटर भी बोला जाता है। ठीक है, पॉकेट कंप्यूटर भी जो है इसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पोमटॉप कंप्यूटर को। इसमें इनपुट ध्वनि के रूप में भी किया जाता है। इसे पीडीए भी कहा जाता है। पीडीए की फुल फॉर्म जरूर याद रखना, पूछूंगा आपसे संडे वाली क्लास में। पीडीए की फुल फॉर्म हो जाएगी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, असिस्टेंट। ठीक है, ये फुल फॉर्म हो जाएगी पीडीए की। ये चीज याद रखना। ये यहाँ पे इमेज मैंने दिखा दी है। पीडीए पोमटॉप जो है ऐसा कंप्यूटर होता था मेरे भाई। ठीक है, अब कर लेते हैं बात सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। सुपर कंप्यूटर क्या होता था? विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर मैं बता चुका हूं। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था, कौन सा था? CDC 6600 था। ठीक है, CDC 6600 था। और सफल सुपर कंप्यूटर की बात करूं तो क्रे 1 हो जाएगा। ठीक है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? 1991 में बनाया गया था। पांडुरंग भाटकर, विजय पांडुरंग ने बनाया था। 1991 में बनाया था। क्या नाम था? जो है परम 8000 था। ये सारी चीजें नीचे लिखी गई है, अब एक एक करके हम देख लेते हैं। ठीक है, यह अब तक का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। दुनिया का पहला सफल व्यावसायिक कॉमर्शियल सुपर कंप्यूटर की बात करें तो CDC 6600 1964 में माना जाता है। ठीक है, इसे सीमोर क्रे ने जो है डिजाइन किया था। उस समय यह अपनी पीढ़ी के बाकी कंप्यूटरों से 10 गुना तेज था। दुनिया का पहला सफल और आधुनिक सुपर कंप्यूटर क्रे 1 था, जिसको 1976 में बनाया था। ठीक है, दोनों चीजें आप याद रखेंगे। अगर विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर मांगेगा ना, पूछेगा ना, तो आपको CDC 6600 ही बताना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, CDC 6600 ही बताना पड़ेगा। ठीक है, 1964 में इसको बनाया गया था। और जो है अगर आपसे पूछे भाई विश्व का सबसे सफल सुपर कंप्यूटर पहला कौन सा था, तो आप बताएंगे क्रे 1 बताएंगे। ठीक है, 1976 में इसको शेमोर क्रे के द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, CDC 6600 कहीं ज्यादा प्रसिद्ध हुआ क्योंकि इसमें वेक्टर प्रोसेसिंग का इस्तेमाल किया गया था, जो आज के सुपर कंप्यूटर को जो है आधार बना मेरे भाई। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। नोट में क्या लिखा गया है? नोट में लिखा गया है विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्या था? CDC 6600। CDC 6600 था, जिसको 1964 में विकसित किया गया था। और विश्व का प्रथम अत्यधिक सफल और आधुनिक सुपर कंप्यूटर की बात करेगा तो क्रे 1 था, जिसको 1976 में विकसित किया गया था मेरे भाई। ठीक है, अब भारत के रिगार्डिंग भी देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो सुपर कंप्यूटर ऐसे होते थे भाई उस समय का। ये क्रे 1 की तस्वीर है भाई। ठीक है ना, क्रे 1 की ये तस्वीर है भाई। ठीक है, क्रे 1 की ये तस्वीर है। सुपर कंप्यूटर लिख देता हूं यहां पर, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, भारत के रिगार्डिंग देख लेते हैं। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था? परम 8000 था। CDEC द्वारा इसको 1991 में विकसित किया गया था। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग तथा समांतर प्रोसेसिंग यानी कि पैरेलल प्रोसेसिंग प्रयुक्त होता है, जिसके द्वारा किसी भी कार्य को टुकड़ों में जो है विभाजित किया जाता है। कई व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। इसका उपयोग एनिमेटेड ग्राफिक, परमाणु अनुसंधान इत्यादि में जो है होता है। नोट में क्या लिखा गया? भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर, तो यहां पे लिखा गया भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर का नाम था परम 8000। ठीक है, इसे 1 जुलाई 1991 को लॉन्च किया गया था। इसे CDEC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये डेफिनेशन याद रखना, CDEC की, पुणे द्वारा जो है विकसित किया गया था। इसके विकास का नेतृत्व डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर ने किया था, जिन्हें भारतीय सुपर कंप्यूटर का जो है जनक कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है,
आगे चलते हैं। भारत का वर्तमान सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? जनवरी 2024 का जो है लेटेस्ट अपडेट करंट अफेयर भी मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूं, तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कंप्यूटर के जो आपका सब्जेक्ट आएगा एचएसएससी के अंदर, वहां से अगर आपसे पूछा जाए ना, बताइए जनवरी 2026 तक भारत का जो है सबसे सुपर कंप्यूटर का नाम बताए, तो आप क्या बताएंगे? एरावत बताएंगे। ठीक है, एरावत। एरावत हाथी कौन था? इंद्र का एरावत हाथी था ना, तो वही एरावत यहां पर नाम लिखा गया। 1000 हाथियों का बल था उसमें, एरावत में। ठीक है ना। तो वर्तमान में भारत का सबसे शक्तिशाली और तेज सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? एरावत PSCI है। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना मेरे भाई। ठीक है, यह सीडेक पुणे में स्थापित है और विश्व विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के लिए इसे डिजाइन किया गया है मेरे भाई। और ये देख लो, इतने बड़े बड़े जो है ये सुपर कंप्यूटर होते हैं मेरे भाई। ये सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ये एरावत है मेरे भाई। ठीक है, ये एरावत है। ठीक है, ये एरावत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो है हमारा सेकंड चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, यहां पर हमारा जो है सेकंड चैप्टर खत्म होता है। और मैं अभी तक कितने करवा चुका हूं? चैप्टर 1 कंप्लीट करवा चुका हूं, और आज हमारा चैप्टर सेकंड खत्म हो गया है। इसका संडे को जो है एमसीक्यू जो है रहेंगे। ठीक है, सारे एमसीक्यू देख लेना, और जो है वहां पर आपको अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताना है, जिससे मुझे पता चल सके कितनी आपकी तैयारी है मेरे भाई। ठीक है, आपको भी पता लग जाएगा अपनी तैयारी को। तो इतना हल्के में मत लेना मेरे भाई, वैकेंसी कमी आएंगी, पहले बता देता हूं। किसी वहम में मत रहना। ठीक है, अपनी तैयारी कर लोगे, टाइम से लग जाओगे ना, हर चीज से पीछा छूट जाएगा भाई, सही बता रहा हूं। नहीं तो जिंदगी आने वाला समय जो है इतना खतरनाक होने वाला है जितना आप सोच नहीं सकते अभी फिलहाल तो। ठीक है, समय के साथ जब पता लगेगा ना, तब आपकी एज निकल चुकी होगी और तब आप कुछ कर नहीं पाएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो अभी समय है, आराम से लग जाओ 2026 से लेके 2029 तक। ठीक है ना, दबा के तैयारी में लग जाओ, 2 से 3 साल एचएसएससी में लगने वाले हैं। ठीक है, ये मत सोचना कि मैं 2029 का नाम ले रहा हूं तो यार क्या कर रहा हूं, बिल्कुल बोल रहा हूं करना पड़ेगा, अभी से लग जाओ। और 2029 तक अगर नहीं, अभी मार्क्स नहीं आए ना 2026 में और सिलेक्शन नहीं होता, तो बिल्कुल तैयारी मत छोड़ना। मैं नहीं तैयारी छोड़ूंगा, मैं ये हमारी जो फ्री वाला इनिशिएटिव है ना, इसको आगे बढ़ा दूंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। लेकिन आपके अंदर एक आग होनी चाहिए सिलेक्शन लेने की, तैयारी करने की। और जो है ये आग जब तक नहीं चलेगी ना मेरे भाई, आप कितना भी महंगा कोर्स लेना, कितने भी महंगे टीचर से पढ़ लेना, नहीं होएगा सिलेक्शन। मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात, समझ गए बात को। तो अगर आपके अंदर आग जल रही है ना, जल रहे हो आग की भट्टी में, तो यकीन मानिएगा जो सोना है ना, सोना वो तपती भट्टी में ही तपता है मेरे भाई। सोना ऐसे ही नहीं बनता, कोई राख में सोना नहीं बनता, आग में जलता है वो, तप तप के सोना बनता है मेरे भाई। और आपको भी 26 से लेके 29 तक तपना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होएगा मेरे भाई। ठीक है, अभी जो मोटा मोटा ये खाना पूर्ति कर देंगे तो कर देंगे, मेन वैकेंसी आपकी 2029 में आएगी, ये लिख लेना मेरे भाई। ठीक है, वैसे फालतू लोग आते हैं कमेंट करते हैं, मुझे सच बताऊं कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, क्योंकि मैं यहाँ पर जब यूट्यूब पर काम करने आया था ना, तो ये माइंड स्ट्रॉन्ग करके ही आया था। मेरे को पता था ऐसे बंदे बहुत मिलेंगे, अप्रिशिएट करने वाले 2 ही मिलेंगे, लेकिन जो 80 मिलेंगे ना, 80 वो ऐसे गाली देने वाले ही मिलेंगे भाई मेरे भाई। ठीक है, और अगर मेरे को सुना के अगर आपकी अंदर की भड़ास कम होती है ना, तो भाई खुल के बोल लिया करो, कोई दिक्कत नहीं अपने को। ठीक है, समझ गए बात, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, ये हमारा सेकंड चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। डोंट वरी, 60 मार्क की जो स्ट्रेटेजी आपको मैंने प्रोमिस किया ना, वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एमसीक्यू भी हम करेंगे, जब समय आएगा ना, तो इतने एमसीक्यू दे दूंगा, आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। बस वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो यार, इतना सा मेरे लिए काम नहीं कर सकते आप। सिर्फ ये तो नहीं कहता आपको चैनल को शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, नहीं कहता ना, सिर्फ ये कहता हूँ वीडियो को लाइक कर देना वीडियो को लाइक कर दिया करो, इससे मुझे पता चल जाएगा कि भाई मेरा कंटेंट है जो आपको पसंद आ रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसकी पीडीएफ जो है वो आपको बिल्कुल फ्री में आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। और टाइम मिलेगा तो भाई बना दूंगा, जो अभी चेयरमैन सर का बयान आया है उसके बारे में बना दूंगा, वरना कंटेंट इतना ज़्यादा है, नेशनल करंट अफेयर बना रहा हूँ, टाइम नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो जरूर बना दूंगा मेरे भाई। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।